नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस पीसीएस वॉरियर्स में। और आज एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, जहां से पॉलिटी में हर साल सवाल आते हैं। भारत की राजनीति में जाति धर्म की भूमिका, रोल ऑफ कास्ट एंड रिलीजन इन इंडियन पॉलिटिक्स। इसमें हम लोग क्लास भी देख लेंगे कि क्लास की भूमिका भी क्या होती है। और इस वीडियो को मैं बाइलिंगुअल रखूंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। नोट्स जो आपको दिखेगा हिंदी में, लेकिन उसमें मैं टर्म सारा यूज़ कर लूँगा इंग्लिश में। और ये टॉपिक भी ऐसा है कि जो कि आपको हिंदी में ही ज़्यादा मज़ा आएगा, बाकी मैं इसका टर्म वगैरह इंग्लिश में यूज़ करता रहूँगा। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश जो लोग भी हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इतना बेहतर लेवल से इसको पढ़ाऊँगा ना कि इस संभावना भी बनता है, क्योंकि 17वीं विधानसभा चुनाव के बाद से 18th आपको विधानसभा चुनाव होने वाला है आपको इस साल। तो जब विधानसभा चुनाव होता है, इस तरह के प्रश्न बनते हैं। और एक भारत के नागरिक और बिहार के मतलब बिहार के कह सकते हैं कि बिहारी होने के नाते, या उत्तर प्रदेश के है, जिसका भी रहता है, हर जगह कास्ट पॉलिटिक्स है इस क्षेत्र में। तो आपको अच्छी तरह से समझना जरूरी है। और एक है आपको नोट, एक मैं बता रहा हूँ, नोट ये है कि आप इस चीज़ को कभी भी, इस टॉपिक को आप पढ़ाई के संदर्भ में मत समझिएगा, क्योंकि मैं इस चीज़ को एकदम इतना इन्जॉयमेंट के तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ, सबसे अलग, कि आपको लगे कि यार मतलब जो सोसाइटी में आज तक चला है आज़ादी के बाद, कैसे जाति और धर्म कैसे बदलता रहता है, और कैसे लोग कास्ट पॉलिटिक्स एकदम देहाती लैंग्वेज में आपको एग्जाम्पल सारा देंगे, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। और एक और चीज़ इसमें है, प्रिकॉशन ये है कि इसमें मैं जातिवाद की भी बातें करूँगा कई जगह। तो इस चीज़ को आपको दिल पे नहीं लेना है कि जातिवाद सर कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जातिवाद मुझे करना पड़ेगा, और आज मौका मिला है, मैं जातिवाद यहाँ पे करूँगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जो लोग भी नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ सकते हैं। नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो हमारा पॉलिटी का सेशन चल रहा है। जो भी पीछे टेस्ट छूटे हुए हैं, 7-8 टेस्ट छूटे हुए हैं, उसको आपको पीछे का दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए, जिनको जुड़ना है मैं तरीका बता दे रहा हूँ कैसे जुड़ सकते हैं आप। यहाँ पे देख सकते हैं आपको 30 के आसपास, 20 से लेकर 30 के आसपास टेस्ट होंगे। सेक्शनल फुल लेंथ होगा, एक वीक में 2 टेस्ट होगा। GS1 GS2 ए से टेस्ट टॉपिक दिया जाता है, स्टडी नोट्स मटेरियल दिए जाते हैं। टेस्ट व्हाट्सएप ग्रुप से होता है, फीडबैक, पर्सनल मेंटरशिप, रैंक्स, मार्क्स, टॉपर्स कॉपी, मॉडल आंसर, और कुछ हम ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे या फिर गूगल मीट पे हम लोग लिया करते हैं। स्टार्टिंग में गूगल मीट पे लिए थे, अब यूट्यूब पे भी कुछ क्लासेस लाते हैं। हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं 91 17 16 63 47 पे आप हमको व्हाट्सअप करिए, कॉल नहीं, हम आपसे इंटरेक्ट कर लेंगे। ये आपको हिंदी इंग्लिश का सेपरेट ग्रुप है। 9117166347 पे आप इनरोल कर सकते हैं। आज भी 4-5 लोग इनरोल हुए हैं, तो अभी भी बच्चे जिनको स्टूडेंट को लगता है कि हमको लिखना है, वो हमसे जुड़ सकते हैं। अब आते हैं हम अपने सीधे टॉपिक पे, और टॉपिक पे हम लोग गर्दा उड़ाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक का नोट्स मैं अपने पेड ग्रुप जो भी है हिंदी इंग्लिश का, दोनों में मैं प्रोवाइड कर लूँगा, वहाँ से आप इस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। और क्या क्या सवाल पूछे गए हैं आज तक, सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं, और क्वेश्चन के बाद हम चीज़ों को डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं कि आज तक मेरा यही पढ़ाने का तरीका है कि पहले बाउंड्री देख लेते हैं कि बीपीएससी ने क्या आज तक बाउंड्री रखा है इस टॉपिक्स पे, वो देख लेते हैं। अगर देखा जाए तो इस तरह के टॉपिक्स से अगर मिला दिया जाए, आज तो मैं रिलीजन और कास्ट की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा में आपका डिमांड रहा तो रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद, और प्रीसर ग्रुप्स, दबाव समूह, और एंटी डिफेक्शन लॉ, और उसके बाद से गठबंधन की सरकार है, कोलिशन जो है, इसको हम लोग कवर कर लेंगे। इन सारे टॉपिक को मिला के आज तक बीपीएससी में 26 सवाल सबसे अधिक पूछे गए हैं, और 60% सिलेबस बीपीएससी का पॉलिटी का यही है। ठीक है, तो आज इसमें से हम लोग 3 टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहले इसका पीवाइज क्यूज को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि भारतीय चुनावी राजनीति में जाति की भूमिका का आकलन कीजिए। बिहार के 2015 के चुनाव को जाति की भूमिका ने किस सीमा तक प्रभावित किया? हो सकता है 2020 का इस पूछ दे इस बार, ठीक है, या फिर आपको आगे का भी चुनाव 2025 वाला इसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि हुआ नहीं है अभी। ठीक है, एग्जामिन द रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, टू व्हाट एक्सटेंट डिड द कास्ट फैक्टर प्ले ए रोल इन 2015 इलेक्शंस इन बिहार? ठीक है, ये प्रश्न एक बार पूछा है, 59 से लेके 56 से 59वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। इसमें क्या आप सीखते हैं कि सिंपल सी बात है कि ये कास्ट की बात कर रहा है कि कास्ट जो है कैसे पॉलिटिक्स को प्रभावित करता है। इसका कंक्लूजन यही निकलता है। दूसरा प्रश्न है कि जाति एवं वर्ग भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस युक्ति की व्याख्या बिहार के संदर्भ में, देखिए ना, बिहार के संदर्भ में ही ज़्यादा पूछा है कि कास्ट एंड क्लास प्ले an importance role in Indian politics, explain the statement with special reference to बिहार। ये भी वही बात कर रहा है कि जाति और वर्ग, बात वही हो गया, लगभग मिलता जुलता चीज़ें हैं, कैसे प्ले करता है इंडियन पॉलिटिक्स में अपना रोल। ठीक है, बिहार की राजनीति में जाति एवं धर्म की भूमिका का मूल्यांकन करें। सेम प्रश्न है, इवेलुएट द रोल ऑफ कास्ट एंड रिलीजन इन इंडियन पॉलिटिक्स ऑफ बिहार। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सन 1977 से बिहार की राजनीति में जाति
विषय पर एक संक्षिप्त एवं आलोचनात्मक निबंध लिखिए और उन कारणों पर विशेष रूप से प्रकाश डालिए जो वर्तमान स्थिति के लिए उत्तरदायी हैं। बात वही होगी, जाति की भूमिका पूछ रहा है, जब से क्या होगा, बैकवर्ड क्लास का इम्पैक्ट बढ़ा है पॉलिटिक्स में, ठीक है। इंग्लिश में देखिए तो राइट ए ब्रीफ एंड क्रिटिकल एसे ऑन कास्ट फैक्टर इन द बिहार पॉलिटिक्स सिंस 1977 एंड रीजन फॉर द प्रेजेंट सिचुएशन, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका की विवेचना करिए। डिस्कस द रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। भारत की वर्ग रचना में जाति की क्या भूमिका है। व्हाट इज द रोल ऑफ कास्ट सिस्टम इन द क्लास फॉर्मेशन इन इंडिया, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न पूछे गए। यहाँ पे एक ही चीज़ दिख रही है, कास्ट, रिलेशन और क्लास, ठीक है। ये तीनों मिला के इसका तीनों का जो पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट जो है सेम ही होगा, ठीक है। तो इसको हम तीनों को एक ही संदर्भ में पढ़ते हैं, वो ज़्यादा आपके लिए आसान होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे और सबसे पहले इसका हम लोग ब्रीफ आपको एक टॉपिक का कर रहे हैं ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन से और उसके बाद से नोट्स पे आपको लेके चलूँगा और नोट्स को ग्रुप में मैं पेड ग्रुप में मैं डाल दूँगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो पहला एक हम बात आपसे कह सकते हैं कि जब भी चुनाव होते हैं, जब भी इलेक्शन होते हैं तो कास्ट हरदम मुद्दा रहता है। तो आप हमसे सवाल करिएगा कि क्या सर कास्ट बिहार के पॉलिटिक्स के लिए, एक बार इंडिया के पॉलिटिक्स के लिए भी पूछा है, क्या भारत के पॉलिटिक्स के लिए या फिर बिहार के पॉलिटिक्स के लिए क्या सही है या गलत है, ठीक है। तो मैं एक बार जवाब दूंगा कि सही भी है, दूसरी बात जवाब दूंगा कि सर गलत भी है। तो सर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। मुझे ऐसी बातें करना ही है क्योंकि मैं एक बिहार का सिविल सेवक यानी कि आप कह सकते हैं बिहार में अधिकारी बनने जा रहे हैं। तो हमारा जो चीज़ें होंगी कोई बायस नहीं होगी, हम लोग बैलेंस एक प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी स्टार्ट करिए कि मतलब कि राजनीति और समाज को कभी भी हम लोग मतलब पृथक नहीं कर सकते हैं। यानी कि ये सोसाइटी जो है, समाज कह सकते हैं सोसाइटी जो है, और यहाँ पॉलिटिक्स मतलब कि राजनीति है, इसको कभी भी अलग नहीं कर सकते हैं क्योंकि सोसाइटी से ही पॉलिटिक्स का निर्माण हुआ है। और आप देखिएगा कि सोसाइटी के लोग ही पॉलिटिक्स में भाग लेते हैं, इसीलिए कभी भी हम इस सोसाइटी को पॉलिटिक्स से हम अलग नहीं कर सकते हैं। और बिहार के संदर्भ में देखिएगा तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक रजनी कोठारी का स्टेटमेंट है, वो आप इंट्रो में डाल सकते हैं, सब चीज़ मैं दिखाऊंगा आगे चल के, अभी मैं इंट्रो बना रहा हूँ आपका, ठीक है। कि रजनी कोठारी ने कहा है कि जो लोग भारतीय राजनीति में जातिवाद या धर्म की विद्यमानता की शिकायत करते हैं वे एक ऐसी राजनीति की परिकल्पना करते हैं जो समाज में संभव नहीं है। मतलब रजनी कोठारी कह रहे हैं कि आज के समाज में अगर कोई व्यक्ति है और कहता है कि जाति और धर्म जो है हमारे पॉलिटिक्स के लिए गलत है, तो वैसा पॉलिटिक्स आपको आज के संदर्भ में पॉसिबल ही नहीं है। जहाँ पे जाति और धर्म नहीं है वैसा पॉलिटिक्स की कल्पना ही नहीं किया जा सकता, इमेजिनेशन ही नहीं किया जा सकता है। इस संदर्भ से इसको आप इंट्रो में डाल सकते हैं। यानी कि इसका इनके कहने का मतलब ये हुआ कि बिना कास्ट का, बिना रिलीजन का आपको पॉलिटिक्स संभव ही नहीं है। कैसे, हम लोग आगे देखेंगे कैसे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बाद से 1947 में हमारा देश आज़ाद होता है और हमारा संविधान जो है 1915 में लागू होता है। उसके बाद से ही, उसके पहले से भी कास्टिज्म था और उसके बाद भी चलता रहा। एकदम कहानी की तरह चीज़ों को देखेंगे। एक समय था 1950 में जब अपना देश आज़ाद होता है, तो हम लोग पूरी तरह से आज़ाद ना होकर हम आधा अधूरे आज़ाद होते हैं। 1950 में आज़ाद इसलिए कह रहे हैं कि जब संविधान बना तो हम लोग आज़ाद, अच्छी तरह से आज़ाद मानते हैं, लेकिन उस चीज़ को भी हम लोग फ्रीडम नहीं मानते हैं क्योंकि 1950 के बाद से, 1950 के बाद से ही कास्टिज्म जो है हमारे समाज में प्रभावी रूप से देखे जाने लगे। उससे पहले भी आप ऋग्वेद में देखिएगा, ऋग्वेद के उत्तर वैदिक काल, आप लेटर वैदिक पीरियड में आप देख सकते हैं कि कास्टिज्म था। लेकिन हमारा देश जब आज़ाद होता है उसी समय से कास्टिज्म का जो है प्रबल चीज़ें देखने को मिलती है। और 1950 से आपको जो स्वर्ण कास्ट है, स्वर्ण कास्ट कह सकते हैं, मतलब कि फॉरवर्ड क्लास कह सकते हैं, सिंपल सी बात। जो भी फॉरवर्ड क्लास है, फॉरवर्ड क्लास कहने का मतलब हो गया ब्राह्मण, राजपूत, उसके बाद से कह सकते हैं लाला, भूमिहार, ये सब किसको, ये फॉरवर्ड क्लास कहे जा सकते हैं, ठीक है। तो जब हमारा देश 1950 में पूर्णतः आज़ाद हुआ तो उसके बाद से हमारा एक तरह की आज़ादी छूटती है। वो आज़ादी है कि कास्टिज्म आप देखने को इस चीज़ को मिलता है और विशेषकर बिहार के संदर्भ में आप इस चीज़ को देख सकते हैं। इसको पढ़ाई के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़िए, इसको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए। कंसेप्ट क्लियर आएगा, सब कुछ लिख लीजिएगा, लिखने के पीछे मत भागिए। तो 1950 के बाद से आप देखिएगा कि फॉरवर्ड क्लास का काफ़ी मतलब बोलबाला रहा, काफ़ी आपका दबदबा रहा, काफ़ी आपका इम्पैक्ट रहा सोसाइटी में। और ये सारा पॉलिटिक्स में इन्हीं की भूमिका सबसे ज़्यादा रहती है। और उस समय कांग्रेस का आपने नाम सुना होगा, और कांग्रेस में भी
मैक्सिमम फॉरवर्ड लोगों की ही क्या करते थे, उस पार्टी का नेतृत्व करते थे। यानी कि उस समय बैकवर्ड लोगों की कोई भूमिका नहीं थी, कोई रोल नहीं था, कोई इंपॉर्टेंस नहीं था। यही कारण रहा कि वो सोशियो इकोनॉमिक रूप से पीछे रहे, यानी कि सामाजिक आर्थिक रूप से वो पीछे रहे, और इसके साथ साथ पॉलिटिकल रूप से, राजनीतिक रूप से भी वो लोग पीछे रहे, क्योंकि इनका कभी भी राजनीति में उस समय इंपॉर्टेंस नहीं था, ना इम्पैक्ट था। ये चीज़ें कब तक चलती रहीं, इस चीज़ को मैं क्लासीफाई कर रहा हूँ। मैंने कहा कि यहाँ पर 3 चीज़ें मैंने आपसे कहा। एक मैंने बात की कि 1950 में जब हमारा देश पूर्णतः आज़ाद होता है, पूर्णतः मतलब आप समझ सकते हैं मैंने क्या कहा, तो उस समय किस क्लास का, स्वर्ण जाति का, यानी फॉरवर्ड क्लास का क्या रहा, इसमें बोलबाला रहा। ठीक है, क्योंकि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आपको जानना, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना जरूरी है, तभी इस चीज़ को समझ पाइएगा। बाकी इसका प्रोज काउंट्स यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव तो देखते रहेंगे, लेकिन पहले ये जानना, इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जानना जरूरी है। उसके बाद से एक दौर आता है 1969 का और 1967-68 का। कर्पूरी ठाकुर का नाम आपने सुना होगा, कर्पूरी ठाकुर का नाम सुना होगा। तो जो कर्पूरी ठाकुर थे, इन्होंने एक अगड़ा पिछड़ा का नारा दिया कि मतलब यहाँ पर इन्होंने बैकवर्ड क्लास को सपोर्ट किया, बोला कि अगड़ा पिछड़ा में समाज जो बटा हुआ ये सही नहीं है। कब? 1967-68 में। यानी कि इस तरह चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग 17 सालों तक एक ही सरकार रही केंद्र में, कांग्रेस का, और राज्य में भी एक ही गवर्नमेंट रही, यानी कि सेंटर और स्टेट में सेम क्या रहे, गवर्नमेंट रहे, कह सकते हैं कांग्रेस। उस एका दुक्का अगर छोड़ दिया जाए तो इसके बाद से यहाँ राजनीति परिवर्तन होता है, पॉलिटिकल दांवपेच होता है, और इसके बाद से धीरे धीरे पॉलिटिकल बैकग्राउंड बदलता है और यहाँ से पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व स्टार्ट होता है। जब कर्पूरी ठाकुर ने नारा दिया अगड़ा पिछड़ा अगड़ा का नारा दिया, तो उसके बाद से एक और समय आता है 1969 से लेकर 1972 का, यानी कि 1969 to 72 का समय आता है, जब कास्ट, ये पॉलिटिक्स में कुछ विशेष वर्गों की भूमिका बढ़ती है, जिसमें आपको यादव, कुर्मी, कोयरी, ये लोग का इंपॉर्टेंस इसमें बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद से आगे आइएगा तो 1975-76 में आपने सुना होगा संपूर्ण क्रांति का नारा। संपूर्ण क्रांति का नारा आपने सुना होगा, और उसमें आपने देखा होगा संपूर्ण क्रांति होती है, और इसमें जो लोग भी इम्पैक्ट जमाए पॉलिटिक्स में, उसमें मैक्सिमम जो थे बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते थे। फॉर एग्जाम्पल लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान जो थे आपको दलित समाज से आते, शेड्यूल कास्ट से आते थे, लेकिन अगर देखा जाए तो बाकी लालू प्रसाद यादव हो गया, नीतीश कुमार हो गया, ये सारे लोग का इमर्जिंग हुआ इसी 1975 के संपूर्ण क्रांति से। यानी कि एक तरह का ये छात्र आंदोलन था, और इस छात्र आंदोलन से ही उभरे कौन से, आपके नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद पहले बनते हैं, और उसके बाद से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनते हैं, और उसके बाद से अभी भी नीतीश कुमार ही वर्तमान परिदृश्य में हमारे राज्य के सीएम हैं। तो यानी कि आप सोच सकते हैं 1975 से इनका प्रादुर्भाव कह सकते हैं कि इनका स्टार्टिंग हुआ। तो एक आपने सीरीज ये देख लिया, तो इस चीज़ को आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी मैं नोट्स में हर चीज़ लिखा हूँ। तो 1975 तक हम लोग चल लिए, उसके बाद से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो 1990 की बात करते हैं, और इसी समय में आपको मंडल कमीशन आता है। और मंडल कमीशन को पता है कि आपको 27% जो है ओबीसी को क्या देता है, ये आरक्षण देता है, और यहीं से पिछड़े वर्गों का दबदबा शुरू हुआ, और यहीं से माई समीकरण स्टार्ट हुआ। माई समीकरण का मतलब क्या होता है? माई फॉर, एम फॉर मुस्लिम और वाई फॉर यादव। यानी कि 1990 से ही कहा जाए तो माई समीकरण स्टार्ट होता है। मुस्लिम यादव का प्रभुत्व यानी कि इम्पैक्ट हमारी पॉलिटिक्स में बढ़ता है, और 1990 में ही लालू प्रसाद यादव क्या बनते हैं, हमारे बिहार के चीफ मिनिस्टर बनते हैं, जो कि 2005 तक ये लगभग 15 वर्षों तक मुख्यमंत्री यहाँ देखने को मिलते हैं। तो मुख्य रूप से बात करें कि अगर मुख्य परिदृश्य में बात करें कि मेन जो एकदम समझिए कि फ्रंट पे कब आए पॉलिटिक्स में बैकवर्ड क्लास के लोग, 1990 में ही। इससे पहले 1990 से पहले जो भी चीज़ें हुआ करती हैं 1950 के बाद से 1990 तक, इस समय ऐसी स्थिति समाज में कि अगर आप फॉरवर्ड क्लास के हैं, अगर फॉरवर्ड क्लास के सामने से आपके गुजर रहे हैं, तो बैकवर्ड क्लास के लोग अपने चारपाई और अपने कुर्सी पे आप नहीं बैठ सकते हैं, इतना अगड़ा पिछड़ा का था। यानी कि आप समझ सकते हैं कि सोसाइटी में जो था, एक कह सकते हैं कि इक्वलिटी का अभाव था, कि जो ऊंचे कास्ट के जो लोग थे नीचे कास्ट के लोगों को दबाते थे। उस समय मैं बात करता हूँ आज़ादी से लेकर 1990 तक की बात करते हैं। लेकिन ज्यों ही मुख्यमंत्री बन के आते हैं लालू यादव, इस चीज़ को कभी भी आप दिल पे मत लीजिएगा, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ और पढ़ा उसी तरीके से रहा हूँ जो वास्तविकता है, और एक अधिकारी बनने के नाते आपको पढ़ना उसी तरह से रहेगा। अब आप वास्तविकता है, आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, वो मायने नहीं रखता है। लेकिन हम एकदम आपको न्यूट्रल होकर सारी बातें बताऊंगा। ये वास्तविकता है कि जब देश आज़ाद होता है
1950 में पूर्णतः आज़ाद होता है, तो उस समय आप देखिएगा कि जो भी स्वर्ण कास्ट के लोग थे, जो भी फॉरवर्ड क्लास के लोग थे, ब्राह्मण हो गया, राजपूत हो गया, कह सकते हैं कि लाला लोग हो गए, इनका प्रभुत्व तो बहुत ज़्यादा था सोसाइटी में, और ये निचले क्लास के लोगों को दबाते थे उस समय। ये वास्तविकता है। अभी SC ST की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, केवल अभी OBC की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन 1990 में जब इनका धीरे धीरे पॉलिटिक्स में एंट्री होता है और माई समीकरण स्टार्ट होता है, मुस्लिम यादव समीकरण स्टार्ट होता है, यहीं से लेके धीरे धीरे हमारे पॉलिटिक्स का पोलराइजेशन होता है। और कांग्रेस पार्टी में जो स्टार्टिंग में मुस्लिम लोग कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते थे, वो धीरे धीरे निकल के किस में पहुंचते हैं, ये आप लोग, ये माई समीकरण यानी RJD में पहुंचते हैं, ठीक है। और ये माई समीकरण का एक नारा था 1990 के टाइम पे, बड़ा पॉपुलर एक नारा था, भूरा बाल साफ करो। मैंने क्या बोला? भूरा बाल साफ करो, ठीक है। भूरा बाल साफ करो, ये माई समीकरण यानी पिछड़े वर्गों ने ये नारा दिया। भूरा बाल साफ करो का मतलब हो गया भू फॉर भूमिहार, रा फॉर राजपूत, बा फॉर ब्राह्मण और ला फॉर लाला, यानी कि भूमिहार, राजपूत, उसके बाद से ब्राह्मण और लाला को साफ करो। भूरा बाल साफ करो मतलब कि पूरा पॉलिटिक्स से, पूरा सोसाइटी से भूरा बाल साफ करो, यानी कि ब्राह्मण, राजपूत और भूमिहार लोग जो हैं, इनको पूरे सोसाइटी से क्या करो, आप पॉलिटिक्स में इनका इम्पैक्ट धीरे धीरे कम करो। क्यों? क्योंकि जो पिछड़े वर्ग हैं उनको दबाया जा रहा है, ठीक है। तो ये नारा बड़ा पॉपुलर हुआ, भूरा बाल साफ करो, इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। लेकिन 2005 के बाद से 2005 तक मुख्यमंत्री रहते हैं लालू प्रसाद यादव, RJD के अभी पार्टी के वो नेतृत्व करते हैं। लेकिन 2005 के बाद से क्या हुआ ना कि कास्ट में भी भेदभाव स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मैंने क्या कहा, 2005 तक तो चलिए जो भी बैकवर्ड क्लास के लोग थे उनका क्या हो गया, वो लोग इम्पैक्ट बढ़ गया पॉलिटिक्स में। लेकिन ये लोग कास्ट में ही क्या करने लगे, कास्ट खेलने लगे। मतलब कहने का मतलब कि इनके अंदर भी जो ऊंचे कास्ट, जो भी ऊपर के हैं तो नीचे को दबा रहे हैं। मतलब कि कहने का मतलब कि दलित, अब दलित है तो महादलित, दलित में बदल गया दलित महादलित, ठीक है। पिछड़ा में बदल गया पिछड़ा, मतलब OBC में बदल गया OBC EBC, मतलब कि OBC एक्सट्रीमली बैकवर्ड बन गया, अदर बैकवर्ड क्लास और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास। अब इनमें भी ये लोग अगला पिछड़ा करने लगा। बताइए कि आप जब खुद में अगला पिछड़ा कर रहे हैं तो फिर आपका जो ऊपर के कास्ट हैं आपसे भेदभाव क्यों नहीं करेंगे। तो अब इनको थोड़ा सा सामाजिक बोलबाला मिला, इनको इम्पैक्ट थोड़ा सा पॉलिटिक्स में बढ़ा, तो अपने आप में ही क्या करने लगे और नीचे और ऊपर की बातें करने लगे। कहने का मतलब कि धोबी कह रहा है कि मेरे से नीचे तुम क्या हो, कह सकते हैं कि तुम शेड्यूल कास्ट वाले हो। कह सकते हैं कि आप कुर्मी कह रहा है कि अपने नीचे से जो EBC में आते हैं, कुर्मी तेली को कह रहा है, जो बनिया को कह रहा है कि तुम मेरे से नीचे हो। मतलब कहने का मतलब कि इनमें भेदभाव भी क्या हो गया, धीरे धीरे स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये रहा पूरा आपका संदर्भ और आज का सिनेरियो है 2025 का। अब 2005 से चीज़ें तो होने लगी, लेकिन धीरे धीरे कास्ट पॉलिटिक्स जो है 2005 के बाद से बदलने लगा और विकास आधारित राजनीति होने लगी। यानी कि कह सकते हैं कि मतलब कि डेवलपमेंट बेस्ड पॉलिटिक्स होने लगी। कब? 2005 के बाद, ठीक है। और 2005 के बाद कंप्लीट ही नहीं, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता है कि आज भी सारा विकास आधारित राजनीति है, डेवलपमेंट बेस्ड पॉलिटिक्स है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज भी कास्ट और रिलीजन का पॉलिटिक्स में बहुत ही बड़ा योगदान है, ठीक है। इस चीज़ को आप देख सकते हैं। बाकी इसका इम्पैक्ट नेगेटिव पॉजिटिव क्या रहा पहले हम इसको भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा सा आते हैं इसको नोट्स के माध्यम से आपको डिटेलिंग करते हैं, बाकी इसका पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट सारा देखेंगे। हमने वहीं से स्टार्ट किया जो आपको मैंने बातें कहा, इस नोट्स को आपको ग्रुप में भेज दूंगा। तो हमने क्या स्टार्ट किया था कि राजनीति और समाज को पूर्णतः पृथक नहीं किया जा सकता, वे एक दूसरे के पूरक हैं। बिहार की राजनीति में जाति एवं धर्म की भूमिका महत्वपूर्ण है, ठीक है। रजनी कोठारी का स्टेटमेंट भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कह रहे हैं रजनी कोठारी के जो लोग भारतीय राजनीति में जातिवाद या धर्म के विद्यमानता की शिकायत करते हैं, वे ऐसी राजनीति की कल्पना करते हैं जो समाज में संभव ही नहीं है। सारी बातें मैं बता चुका हूँ। उसके बाद मैंने अगला बात बताया कि 1950 से लेकर 1967 तक क्या रहा, स्वर्ण वर्गों का क्या रहा, प्रभुत्व रहा। लेकिन 1967-68 में क्या होता है, कर्पूरी ठाकुर जो हैं पहली बार पिछड़ा अगड़ा का नारा देते हैं। उसके बाद से 1969 से 72 तक आप देख सकते हैं मंडल कमीशन की बातें चलती है। मतलब इसमें आप देख सकते हैं मंडल कमीशन नहीं, चुनाव में यादव, कोयरी, कुर्मी इन लोगों का क्या होता है, प्रभुत्व बढ़ता है। 1975-76 में क्या होता है, आपको संपूर्ण क्रांति होती है और लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान जैसे नेताओं का क्या होता है, पॉलिटिक्स में इम्पैक्ट बढ़ता है। 1990 के बाद आप देख सकते हैं कि दबदबा क्या हुआ, माई समीकरण का दबदबा बढ़ा और लालू प्रसाद यादव है 1990 से लेकर 2005 तक मुख्यमंत्री रहते हैं,
ठीक है, स्वतंत्रता के बाद धीरे धीरे मुस्लिम समुदाय का पोलराइजेशन होता है कांग्रेस से किस तरफ, आपको माई समीकरण की तरफ। ठीक है, आप देख सकते हैं माई के समय जाति एवं धर्म बिहार की राजनीति में सर्वोच्चता से स्थापित की गई और कई विरोधी नारे भी दिए गए, भूरा बाल साफ करो, भूमिहार राजपूत ब्राह्मण और लाला को साफ करो। इसको मैं पेड ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है, 2005 के बाद से वही चीज़ें होती हैं, दलित महादलित मतलब कि कास्ट ही अंतर्विरोध, इनमें इंटर कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है, ये आपस में ही धीरे धीरे ये करने लगते हैं। तो ये रहा सारा आपका बैकग्राउंड। अब आते हैं सीधे, अगर नेशनल लेवल पर भी पूछता है तो यही बैकग्राउंड रहेगा, मोटा मोटी मिला जुला के आप लिख सकते हैं इस चीज़ को। लेकिन अब सबसे बड़ी बात रही कि क्या इंडियन पॉलिटिक्स में जाति धर्म सही है या नहीं, क्योंकि आपका डिसीजन यहाँ से मायने रखता है कि क्या आप जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। ये अब आपका मेन रोल दिखेगा। तो आप देख सकते हैं कि समाज में सबसे पहले दोनों हम पक्षों को देखेंगे अगर, तो सबसे पहली बात देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्मेशन ऑन द बेस्ड ऑफ कास्ट एंड रिलीजन पॉलिटिक्स, कह सकते हैं कि किसी भी पार्टी का अगर हम लोग बनाते हैं किसी पार्टी को, तो अब मैं पॉजिटिव और नेगेटिव की बात कर रहा हूँ। तो पहला है पॉजिटिव, क्या मतलब कि क्या अभी समय है इसकी मैं बात कर रहा हूँ। पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्मेशन ऑन द बेस्ड ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, किसी भी अगर पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टी का हम निर्माण करते हैं तो उसका आधार क्या होता है, आपका कास्ट ही होता है। यानी कि आप देखिएगा लालू प्रसाद यादव की पार्टी का यादव जी लोग, उपेंद्र कुशवाहा का जो पार्टी है कुशवाहा जी लोग, नीतीश कुमार की जो पार्टी है कुशवाहा कुर्मी, इनका कॉम्बिनेशन है। आप चले जाइए सपा की बात करते हैं, आपको समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में यादव का प्रभुत्व। आप बात करते हैं मायावती की जो पार्टी है, ठीक है, उनकी पार्टी की बात करते हैं, भाजपा की बात करते हैं, तो उसमें दलित लोगों का प्रभुत्व, ST SC लोगों का प्रभुत्व ज़्यादा रहता है। तो जितने भी पार्टीज़ हैं उसमें देखिएगा तो मैक्सिमम लोगों का जाति आधारित ही पार्टी है। यानी किसी भी पार्टी के फॉर्मेशन में पहला पॉइंट लिख सकते हैं, कास्ट सबसे बड़ा महत्व रखता है। यानी कि जब भी हम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं तो इसमें कास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी चुनाव क्षेत्र में जनता की जाति तथा धर्म की बहुलता के आधार पर उस जाति के प्रत्याशियों को राजनीतिक दलों द्वारा टिकट दिया जाता है। यानी कि आप देख लीजिएगा कि अगर ये क्षेत्र जो है कुशवाहा का क्षेत्र है तो यहाँ हम कुशवाहा को उठाएंगे तो अच्छा खासा वोट मिलेगा। ये क्षेत्र यादव का है, यादव उठाएंगे ज़्यादा मिलेगा वोट। ये राजपूत का है, राजपूत उठाएंगे ज़्यादा वोट मिलेगा। तो ये आप दूसरा पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि किसी भी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका जो कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट्स को उठाया जाता है किसके आधार पे, कैंडिडेट्स को उठाया जाता है जो पार्टी में इलेक्शन लड़ने के लिए। पॉलिटिकल पार्टी सेलेक्ट द कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट कंपोजिशन इन द कंस्टिट्यूएंसी, मतलब विधानसभा में जो भी हम वोटों को उठाते हैं, प्रत्याशी को उठाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट ही होते हैं। अगला आप देख सकते हैं कि गठबंधन भी जो हमारा कोalition भी बनाते हैं गठबंधन, उसमें भी हम लोग देखते हैं कि ये पार्टी का कौन सा भाई, ये कास्ट की पार्टी है, इस कास्ट के पार्टी से कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर उतना कम प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, समाज में जो भी जाति के आधार पर रैलियाँ निकाली जाती है, जैसे क्षेत्रीय रैली, कुर्मी रैली, कायस्थ रैली, कुशवाहा रैली, अम्बेडकर रैली, ब्रह्मश्री रैली, बिहार में रैलियों का नाम भी किसके आधार पर है, आपको कास्ट के आधार पर ही है। ठीक है, अब सब पॉलिसी मेकिंग जो गवर्नमेंट की होती है, कास्ट हैज़ इन्फ्लुएंस द पॉलिसी मेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब कि कोई भी पॉलिसी मेकिंग गवर्नमेंट का जो होता है, जो भी स्कीम बनता है, स्कीम में भी कास्ट की भूमिका होती है। तो हमें मतलब ये पॉजिटिव ये दिखा रहे हैं ना कि बिहार की राजनीति जो है या फिर भारत की राजनीति कास्ट से अछूता नहीं है। उसमें सारे पॉइंट लिखिएगा, यहाँ पे भी भूमिका है, यहाँ पे भूमिका, यहाँ पे भूमिका है। ठीक है, यानी कि कभी भी हम कुछ पॉलिसीज मेकिंग करते हैं गवर्नमेंट का या फिर कोई स्कीम बनाते हैं तो क्या कैसे बेस्ड होता है, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट ही स्कीम्स हम लोग जनरेट करते हैं। उसके बाद से देखिएगा कि राजनीति में जो वोटिंग जो भी होती है, वोटिंग होता है, वोटिंग भी किसके आधार पर होता है, समझिएगा पॉइंट को। वोटिंग भी जो होता है कास्ट के आधार पर ही होता है कि मतलब तेजस्वी यादव उठे हैं तो यादव जी लोग वोट देंगे। ठीक है, उपेंद्र कुशवाहा उठे हैं तो उपेंद्र कुशवाहा जी लोग वोट देंगे। ठीक है, सपोज कि राहुल सिंह उठे हैं तो सिंह जी लोग वोट देंगे। समझ रहे मेरी बातों को, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी कि कह सकते हैं कि कोई भी मिनिस्ट्री का भी फॉर्मेशन, अगर ये कह सकते हैं कि कोई भी मिनिस्ट्री फॉर्मेशन जो होता है वो भी किससे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट ही होता है। ठीक है, पॉइंट आप देख सकते हैं कि राजनीति में ये कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल में भी जातीय धार्मिक आधार पर विभागों का बंटवारा किया जाता है। आप इसको ऐसे कह सकते हैं, द कास्ट फैक्टर्स आल्सो इन्फ्लुएंसेस द फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड मेकिंग द अपॉइंटमेंट्स टू द वेरियस पॉलिटिकल ऑपोजिशंस इन द गवर्नमेंट्स। ठीक है, तो ये भी किसके आधार पर होता है, कास्ट के आधार पर ही होता है। आगे अब देखिए, किसी भी अगर पद पर नियुक्ति भी होती है ना तो वहाँ भी कास्ट
मायने रखता है कि अगर प्रमोशन करना है आपका या फिर आपका कुछ भी डिमोशन करना है तो उसमें भी कास्ट बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। कि द पोस्टिंग, ट्रांसफर्स एंड अपॉइंटमेंट्स ऑफ द पब्लिक ऑफिसल्स एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय द कास्ट कंसिडरेशन, मतलब कि प्रमोशन हो गया, ट्रांसफर हो गया, सब भी किस पे डिपेंड करता है, कास्ट वगैरह पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये से सारी चीज़ें हमने आपको देखी। यहाँ मुस्लिम लोगों का मैंने बताया कि जहाँ मुस्लिम क्षेत्र ज़्यादा हैं वहाँ हिंदू लोगों को ये लोग दबा के और मुस्लिम के पक्ष में वोट कराने की कोशिश करते हैं। जहाँ मुस्लिम क्षेत्र ज़्यादा है वहाँ हिंदू लोगों को दबा के वोट कराने की कोशिश की जाती है। मैं न्यूट्रल होकर सारी बातें कर रहा हूँ। ठीक है, अब एक बात और है ना कि एडमिनिस्ट्रेशन भी जो होता है ना हमारा, even the behavior of public officials in carrying out administration's duties and influenced by the caste consideration, मतलब कि जो ऑफिसर्स वगैरह होते हैं या फिर प्रशासनिक जो सेवाएं होती है उसमें भी क्या होता है, कास्ट की भूमिका होती है। कहीं ना कहीं वो पॉलिटिक चीज़ें से ही आपको छन के ऊपर आती है। लेकिन फिर भी देखा जाए कि जातिवाद जो है, जातिवाद से कुछ जातियों का प्रतिनिधित्व तो बढ़ा है। इसी प्रकार धर्म का अर्थ अगर नैतिकता और कर्तव्य के हिसाब से देखा जाए, कहने का मतलब जाति धर्म को आप मिला के साथ लिख सकते हैं। वहाँ रिलीजन की बात करने लगे, इसमें कास्ट की बात कर लेंगे। ठीक है, अब मैं विधानसभा चुनाव की बात करता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो है आपका 17वीं विधानसभा चुनाव की बात करते हैं। तो ये सारा तो रहा गया हमको कैसे बताना कि कास्ट कैसे इम्पैक्ट रोल प्ले करता है किसमें, पॉलिटिक्स में। लेकिन अब हम बताएंगे कि 2005 के बाद से जब धीरे धीरे नीतीश का गवर्नमेंट बना है, नीतीश कुमार का जो गवर्नमेंट बना है, नीतीश कुमार के गवर्नमेंट में क्या हुआ है, एनडीए सरकार में आपने देखा होगा कि विकास आधारित राजनीति भी संपन्न हुई है। आप देखिएगा कि नीतीश कुमार को आपको राजपूत लोग भी वोट करेंगे, नीतीश कुमार को बनिया लोग भी वोट करेंगे, नीतीश कुमार को कुशवाहा लोग भी वोट करेंगे, नीतीश कुमार को कुर्मी लोग भी वोट करेंगे, भूमिहार भी वोट करेंगे, पंडित लोग भी वोट करेंगे। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 2005 के बाद से आपको बताना है कि आप कह सकते हैं डेवलपमेंट बेस्ड पॉलिटिक्स होने लगी। यानी कि आप कह सकते हैं विकास आधारित, विकास के मुद्दों को धीरे धीरे उठाया जाने लगा। किसमें, प्रचार वगैरह में। पहले देखिएगा तो खाली प्रचार में ही कहा जाता था, अरे भाई मेरे जाति के हैं, मेरे क्षेत्र के हैं, मुझे वोट दीजिएगा। लेकिन 2005 से धीरे धीरे ये सिनेरियो बदला और यहाँ पर विकास के मुद्दे को पॉलिटिकल प्रचार में, रैलीज वगैरह में यूज़ किए जाने लगे। ठीक है, लेकिन इससे भी ये भी नहीं कहा जा सकता है कि अभी भी जाति धर्म आपको कास्ट से हटा हुआ है। कहीं ना कहीं अभी भी जाति धर्म की भूमिका पॉलिटिक्स में है। इस चीज़ को पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि 17वीं विधानसभा चुनाव, 17वीं की बात करते 2020 की, अभी 18वीं होने वाली है आपको 2025 में। ठीक है, जाति एवं धर्म के मजबूत और कमज़ोर, इसमें इनका कमज़ोर पड़ने लगे। अब चुनाव, एनडीए सरकार ने अपने चुनाव का मुख्य मुद्दा अपने विकास कार्य को माना है। जनता ने भी उन्हें निराश नहीं किया और उन्हें अप्रत्याशित जीत प्राप्त हुई है। यह भी बिहार ही नहीं संपूर्ण भारत के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह चुनाव स्पष्ट करता है कि जनता जाति एवं धर्म से अधिक महत्व अपने विकास कार्य को दे रही है, जो भारतीय राजनीति के लिए एक शुभ संकेत हो सकता है। ठीक है, अब आगे धर्म का पूछेगा, धर्म कैसे लिख सकते हैं। राजनीति में धर्म का प्रयोग कोई बुरी बात नहीं है, किंतु धर्म का अर्थ नैतिकता और कर्तव्यनिष्ठता ने लगाया जाना चाहिए। इसीलिए गांधी ने भी कहा था कि धर्म विहीन राजनीति क्या है, अनैतिक है। ये सारा उनका हो गया। अब हम बात करते हैं ना कि इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव यही आपको लिखना सबसे बड़ा, आपका बैलेंस करना सबसे बड़ा मुद्दा होगा। तो अगर कहा जाए कि कास्ट और रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स का पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो पॉजिटिव इम्पैक्ट में क्या कह सकते हैं कि सामाजिक समानता बढ़ी है। सामाजिक समानता मतलब समझ सकते हैं कि स्टेबलिंग डेमोक्रेटिक वैल्यू इक्वलिटी। कहने का मतलब समाज में समानता बढ़ी है। कहने का मतलब कि जो पिछड़े लोग थे ना, वो धीरे धीरे पॉलिटिक्स में भूमिका ले रहे हैं। तो इनका क्या हो रहा है, धीरे धीरे विकास हो रहा है। क्योंकि भाई नेता जब होगा, विधायक बनेंगे, एमपी बनेंगे, एमएलए बनेंगे, तो उनका सोशल स्टेटस बढ़ेगा ना। तो क्या होगा, पिछड़े वो थे, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, समाज में इक्वलिटी बढ़ रही है। ठीक है, सोशल एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है, मतलब कि उनका क्या हो रहा है, उनको एक्सेप्ट भी किया जाने लगा है। उसके बाद से आप देख सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग की भी भूमिका, उनके पिछड़े वर्गों का नेतृत्व का मौका मिला है। मेन स्ट्रीमिंग इन द डिप्रेस्ड क्लास इन डिसीजन मेकिंग। किसी भी पॉलिसीज़ को बढ़ाना है तो उनका महत्व धीरे धीरे बढ़ता है। उसके बाद से आर्थिक समानता, आर्थिक ही नहीं, सोशियो पॉलिटिकल या फिर कह सकते हैं कि इकोनॉमिक क्या हो रहा है, इक्वलिटी उनकी बढ़ी है। मतलब उनका आर्थिक मतलब स्थिति ठीक हुई है।
उनकी सामाजिक स्थिति स्टेटस भी ठीक हुआ है, पॉलिटिकल स्थिति भी ठीक हुई है, क्योंकि पॉलिटिक्स में भूमिका ये करेंगे तो आप ठीक होगा, ठीक है। लास्ट बात, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, ये क्या होगा, इनका शैक्षणिक विकास भी हुआ है, एक अलग पॉइंट है, और ओवरऑल क्या हो गया, भारत का विकास इससे संभव हो पाएगा। ये सारा क्या है, आपका पॉजिटिव इंपैक्ट है किसका, कास्ट और रिलीजन पॉलिटिक्स का। निगेटिव बात कर सकते हैं, तो निगेटिव बात में क्या होगा, क्रिमिनलाइजेशन बढ़ा है, मतलब कि अपराधीकरण बढ़ा है। क्या होगा, जाति के नाम पे लोग क्या करेंगे, धमकाएंगे अपना कि मेरे जाति को मुझे वोट दो, इस तरह की चीज़ें सामने आएगी। भ्रष्टाचार, करप्शन बढ़ा है कि 500 रुपया देंगे, अरे भाई क्या करो, 500 रुपया देंगे, मेरे जाति को वोट करो, इस तरह का वोट बैंक राजनीति को बढ़ावा मिला है, कह सकते हैं इसको। कास्ट सेंट्रल अप्रोच भी बढ़ा है। उसके बाद से आप देख सकते हैं समाज में एकता, अखंडता, सबसे बड़ा चीज़ यही है कि समाज में जो है ना, सोइंग द सीड्स ऑफ इनइक्वालिटी, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको मत छोड़िएगा कि सोइंग द सीड्स ऑफ इनइक्वालिटी। इसका मतलब हो गया कि समाज में जो है ना, असमानता का क्या होगा, बीज फिर से पड़ा है कि लोगों में क्या होगा, भाईचारा नहीं रहेगा। भाई वो कहेगा कि ये यादव उठा है, ये कहेगा कि कुशवाहा उठा है, ये कहेगा राजपूत उठा है, और ये लोग इस आधार पे वोट करेंगे, तो सामाजिक ताना बाना क्या होगा, आपको भारत इंडिया के इंटीग्रिटी और इक्वलिटी को क्या होगा, ये प्रभावित करेगा, ठीक है। और विकास आधारित राजनीतिक जो मुद्दा है उससे भटकाव होने लगेगा, यानी कि डेवलपमेंट पॉलिटिक्स आपका नहीं हो पाएगा। विफॉलिंग एंड रिस्ट्रिक्टिंग द पीपुल फ्रॉम मेन एजेंडा, लोगों को इससे भटकावा मिलेगा। यही सारी चीज़ें हैं, इसको नोट्स में मैं भेज दूंगा। अगर आपका डिमांड रहा तो रीजनलिज्म यानी कि क्षेत्रवाद को भी मैं कवर कराने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा जो भी है दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप्स हैं, इनको मैं कवर करवा दूंगा। इसके अलावा जो है कुछ और पॉइंट्स हैं, आपको कह सकते हैं कि गठबंधन की सरकार, कोलिशन जो है, गठबंधन, एंटी डिफेक्शन लॉ जो है, ये इस सारे टॉपिक्स मिला के ना 26 सवाल पूछे हैं बीपीएससी में अभी तक, इंपॉर्टेंट है। लेकिन कल का मेरा टारगेट है, सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा पहले गवर्नर वाले टॉपिक को कंप्लीट कल करवा दूं, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई साल से, 2 साल से सवाल नहीं बने हैं, 3 साल से 4 साल से गवर्नर पे, ठीक है। 66 में मुझे लग रहा था कि पूछा गया था, उसके बाद से 3-4 साल का गैप चल रहा है, तो हो सकता है गवर्नर से इस बार सवाल पूछे जा सकते हैं। तो जो लोग भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और बताइएगा सेशन कैसा लगा, और हमारे 91 17 16 63 47 पे आप व्हाट्सएप करिएगा एनरोल करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, लव यू ऑल।